हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। अभी तक हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है कवर कर लिए हैं। आगे कुछ और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो यूज़ होने वाली है अकाउंटिंग में, हम उनको कवर करेंगे। आज की जो पहली है वो है आज की जो पहली अकाउंटिंग टर्म है वो है रिसीट्स। रिसीट्स क्या होती हैं? जो भी हम अपने बिजनेस में नॉर्मल कोर्स में कुछ सेल करते हैं, कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया, कोई सर्विस ऑफर की, रेंडर की, बदले में कुछ पेमेंट आ रही है। वो जो पेमेंट आती है ना, वो एक तरह से रेवेन्यू होता है, उसे हम रिसीट्स बोलते हैं। वो हमारी रिसीट्स होती हैं। या तो हम कोई एसेट सेल किया हमने, और किसी भी तरीके से कुछ हमारे सेल करने से कुछ हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो हमारी रिसीट्स है। रिसीट्स जो है दो तरह की होती हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लाइक सेलिंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, इनसे इनके थ्रू आती हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या रहता है कि हम डेली बेसिस पे बिजनेस में हमारा मेन है मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, प्रोडक्ट तैयार करना, उसको सेल करना। हम डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं? कुछ स्टॉक आउट कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। पूरे साल में जो है सप्लाई करता गया सामान हमारा, सर्विस रेंडर करते गए साल भर में। साल के एंड में जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे कि वो देखेंगे हमारे पास रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, रेवेन्यू रिसीट्स कितनी आई हैं। वो रेवेन्यू रिसीट्स यही होंगी कि हमारे हमने जो नॉर्मल कोर्स में हमारा जो बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, प्रोडक्ट्स को सेल करना, प्रॉफिट अर्न करना। तो जो नॉर्मल कोर्स है हमारा कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको सेल करना, या हमारे सर्विस है उसको हमने प्रोवाइड करना, रेंडर करना कस्टमर को, उसके बदले हमारे पास पैसा आएगा, कैश रिसीव होगा। तो ये हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमारे पास कैश इनफ्लो आता है, पैसे आते हैं, उन्हें हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। उसके बाद कैपिटल रिसीट्स। अब कैपिटल रिसीट्स क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स का बिल्कुल ऑपोजिट है। ये क्या है ना, नॉर्मल कोर्स में कुछ भी नहीं रहता है कि नॉर्मल कोर्स में हम कुछ बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, स्टॉक आउट कर रहे हैं, या कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं। ये हो सकता है कुछ पूरे साल भर में हमने कोई एसेट पड़ा हो, हमारा काफ़ी साल से चलता आ रहा हो, हमने उसे सेल करना हो, पुराना हो गया, हमने नया एसेट परचेज करना है। तो वो जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, जो प्लान नहीं होती पहले से कि ये हमने इस साल परफॉर्म करना ही करना है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये करना ही करना है, तो वो है कैपिटल रिसीट्स होती हैं। कि हमें कोई गेन हो जाए सेल करने से, एसेट सेल करने से। हमारा कोई एसेट था, हमने सेल कर दिया, उससे प्रॉफिट हो गया। या और कोई हमारी चीज़ थी, जो फर्नीचर पड़ा हुआ था, हमने वो भी एसेट था, वो सेल किया, उससे कुछ बेनिफिट हो गया हमारा। तो ये जो कैपिटल रिसीट्स में आती हैं, कैपिटल रिसीट्स होती है डेली कोर्स में नहीं होती हैं। ये साल में कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगी, उसके बदले में हमारा जो प्रॉफिट होगा, हमारी जो इनकम आएगी, या कुछ भी हमें पैसा रिसीव होगा, वो हमारी कैपिटल रिसीट्स में आते हैं। तो ये है अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शन अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। वही होगी कि एसेट्स तो हम डेली परचेज नहीं, सेल नहीं करेंगे। हमारा कोई एसेट पड़ा था, कोई स्क्रैप पड़ा था, हमने वो सेल कर दिया एसेट की फॉर्म में ही। कोई जिसकी राइट ऑफ कर दिया गया था, उसके बावजूद भी उसकी कुछ वैल्यू बची है, तो वो जो हमारी इनकम जनरेट हुई है, वो हमारे लिए कैपिटल रिसीट्स का काम करती है, वो हमारी कैपिटल रिसीट्स कही जाएगी। जो भी ये रिसीट्स होती है ना, इनका क्या ट्रीटमेंट होता है P&L अकाउंट में? रिसीट्स हमारी एक तरफ की इनकम है, कैश का इनफ्लो है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड में रिकॉर्ड होती है। तो वो जब P&L अकाउंट करेंगे तो आप अच्छे से समझोगे। सेकंड आती है, उसके बाद हम आते हैं एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? आउटफ्लो ऑफ कैश इन बिजनेस। रिसीट्स क्या होती है? हमारे पास पैसा आता है, या तो रेवेन्यू रिसीट्स की फॉर्म में, या कैपिटल रिसीट्स की फॉर्म में। एक्सपेंडिचर क्या है? हमारा एक्सपेंस है, हमसे पैसा जाता है, कैश का आउटफ्लो होता है बिजनेस से। आउटफ्लो कैसे भी हो सकता है, हमने कुछ एक्सपेंस इनकर किया, कुछ सामान खरीदा, कुछ एसेट खरीदा, कुछ परचेज किया, या हमारी कोई लाइबिलिटी, हमारा कुछ क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी, किसी भी फॉर्म में हमारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उससे आउटफ्लो हो रहा है कैश का। अब एक्सपेंडिचर जो है तीन तरह के होते हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेजिंग फिक्स्ड एसेट और रिपेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मतलब मेनली क्या है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, कि हमने कोई सामान खरीदा, कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई एसेट खरीदा, वो हमें बिजनेस में बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म के लिए, हमने हमारे काम आएगा। मशीनरी खरीदी हमने प्रोडक्शन में लिए, जो प्रोडक्शन में यूज़ होगी लॉन्ग टर्म के लिए, 8 से 10 साल हमने वहाँ 8 से 10 साल हमारी प्रोडक्शन में वो हेल्प करने वाली है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली, बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ाने वाली, प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज करेगी। तो ये जो लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, बिजनेस में प्लान करके किए जाते हैं, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर रहते हैं।
इवन कि अगर आप गवर्नमेंट की एग्जांपल लो, जो गवर्नमेंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, वो किस फॉर्म में करती है? जो हमारा टैक्स का पैसा जो है सारा इकट्ठा करके वो क्या करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, रोड वगैरह बनाती है, जो ब्रिज वगैरह बनाती हैं, या कुछ और कॉम्प्लेक्स बनाती है जो हमारे यूज़ के लिए आते हैं, पब्लिक के यूज़ के काम आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। तो वो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो आगे चल के हम हमें कई सालों तक बेनिफिट देंगे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। उसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट्स की तरह वही होते हैं। रिसिप्ट्स क्या होती हैं, जो डेली बेसिस पे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमारे पास हम अपना ऑपरेशन करते हैं, उससे हमारे पास जो पैसे आते हैं, जो हम सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहते हैं जो हम डेली बेसिस पे अपने रेगुलर एक्सपेंसेस करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में, पूरे साल भर में 1 अप्रैल 2022 से लेके कोई 31 मार्च 2023 तक हमने जो भी एक साल में एक्सपेंसेस किए होंगे, उनका जो एक्सपेंस करने के बाद जो हमारा यूज़ होगा, जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया होगा, उसी टाइम उसी पीरियड में ख़त्म हो जाता है। उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब हुज बेनिफिट इज़ कंज्यूम्ड इन सेम अकाउंटिंग पीरियड। हमने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, तो हमारा उसमें उसको सेमी फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर दिया, उसको हम सेल कर रहे हैं। सपोज हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, मोबाइल को मैन्युफैक्चर करती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक वेयर हाउस प्रॉपर एक बिल्डिंग चाहिए होती है, उसमें प्रोडक्शन होती है फैक्ट्री में, उसके लिए लेबर लगती है, उसको वेजेस पे करनी पड़ती हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो परमानेंट, उनको सैलरी देनी पड़ती है, रेंट देना पड़ता है बिल्डिंग का, और भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस रहते हैं, वाटर बिल्स रहते हैं, और छोटे मोटे डिफरेंट बिल्स रहते हैं। फर्नीचर में जो एक्सपेंसेस लगते हैं, जो भी मशीनरी की रिपेयर में जो एक्सपेंसेस लगते हैं, जो डेली बेसिस पे रिपेयर करनी पड़ती है, कुछ भी इसमें ऑयलिंग या ग्रीसिंग करनी पड़ती है, तो वो क्या है, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। क्योंकि हम जो साल भर में हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं, उसके बाद हमने जो कॉस्ट लगा के जो प्रोडक्ट तैयार किया, जब सेल करते हैं, उससे जो रेवेन्यू आता है, वो जो हमारी कॉस्ट लगी होती है, उससे सारा जो रेवेन्यू क्लियर हो जाता है। क्योंकि हमने अगर एक मोबाइल 20,000 का तैयार किया, उसमें कॉस्ट लगी हमारी, लेबर लगी, उसको वेजेस दिए, सैलरी लगी, जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने हेल्प किया, रेंट पे किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस को मिला के उसकी कॉस्ट तैयार हुई, हमने अपना प्रॉफिट का मार्जिन रखा, उसको सेल किया। सेल आने के बाद जहाँ 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 हमारे एक्सपेंसेस लगे थे, हम उनकी पेमेंट कर देते हैं, रेंट दे देते हैं, वेजेस दे देते हैं, सैलरीज दे देते हैं, या और छोटे मोटे जो बिल्स हैं उनको पे करते हैं। तो हमारा जो कॉस्ट में जो एक्सपेंसेस लगा, उसके बेचने के बाद प्रोडक्ट को जो रेवेन्यू आया, वो हम सेम अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम कर लेते हैं। अब जो हमने पूरे साल भर में प्रोडक्शन की थी, वो सेल किया, जो रेवेन्यू आया, मंथली बेसिस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल किया, रेवेन्यू आया, एम्प्लॉयज़ को सैलरी जा रही है, लेबर को वेजेस जा रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब प्रोडक्शन होगी, नेक्स्ट ईयर जो सेल करेंगे, उसे नेक्स्ट ईयर भी उनको सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देने पड़ेंगे। ये तो है नहीं कि हमने एक बार जो प्रोडक्शन कर ली वन टाइम के लिए, तो उसी को सेल करते रहेंगे, उसी उसी रेवेन्यू को ही हर साल हम यूज़ करेंगे सैलरी देने के लिए, वेजेस देने के लिए। लॉन्ग टर्म तो चलेगा नहीं, इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। एक बार आपने जो प्रोडक्शन की कॉस्ट इनकर्ड की है, उसके बदले में जो रेवेन्यू आया, आप उनसे उनकी पेमेंट कर दोगे सर, वो राइट ऑफ हो जाएगा, वो एक अकाउंटिंग पीरियड में ही उसका जो है यूज़ हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है। डेफिड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने एसेट्स के एग्जांपल में कर ली, जैसे फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं, जो ना तो ये टेंजिबल है, ना तो इंटेंजिबल है। हम एडवर्टीजमेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, ये तो है नहीं कि सिर्फ हमने आज के दिन के लिए एडवर्टीजमेंट की, आज ही सबको, कंज्यूमर्स को, जो कस्टमर्स हैं हमारे, अवेयर हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद एडवर्टीजमेंट हमें रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या रन नहीं होगी। एडवर्टीजमेंट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए रहता है कि हम 1 साल तक उसको रन करेंगे, 2 साल तक या 3 साल तक उसको रन करते रहेंगे, ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हों, एडवर्ड मार्केटिंग करेंगे उसकी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल होगी प्रोडक्ट्स की। तो ये जो खर्चे होते हैं, ये वन टाइम होते हैं, इनका बजट ज़्यादा बड़ा रहता है। जैसे हमने एग्जांपल दी थी, हमने 50 करोड़ हमने इनकर की है किसी एडवर्टीजमेंट पे, तो उसको हम हर साल राइट ऑफ करते जाएंगे, उतना उतना पार्ट हमारा, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो पोर्शन में हमारा राइट ऑफ होता जाएगा। वो डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए तो होते हैं, लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह उसमें काउंट नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमारे कोई एसेट की तरह नहीं, ना तो टेंजिबल है, ना तो इंटेंजिबल, ना तो एसेट में काउंट नहीं होते प्रॉपरली। तो ये थे हमारे डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर कर दिए हैं। ये आज का हमारा हो गया रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कॉग्स भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है? कोई हम प्रोडक्शन करते हैं, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं कंपनी के लिए, सबसे पहले उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए,
उसके बाद एम्प्लॉयड जो है सुपरवाइज करने के लिए चाहिए, उनके लिए रेंट पे करना पड़ता है फैक्ट्री का। मतलब जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए डायरेक्टली कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद सेल प्रमोशंस हो गई, मार्केटिंग हो गई, या कोई और दूसरी कॉस्ट जो प्रोडक्शन होने के बाद हम इनकर करते हैं कॉस्ट के प्रमोशन के लिए, उसके एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इन्वॉल्व नहीं की जाती है, वो कॉस्ट में आ जाती है। जो हमने अभी लास्ट में एक पॉइंट किया था, कॉस्ट में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट आती है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही यूज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही एक्सपेंसेस जो इनकर किए जाते हैं, उस स्टेज तक ही जो कॉस्ट रहती है उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और उसके बाद जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद की जो कॉस्ट रहती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गई, ये सब आफ्टर प्रोडक्शन के जो हैं एक्सपेंसेस रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, ये डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ इनकर्ड रहती है इसमें। उसके बाद आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या रहती है, जो हमारे पास इन्वेंट्री का मैंने बताया था, इन्वेंट्री जो है या तो ओपनिंग स्टॉक में बच जाता है स्टार्टिंग में जब हम फाइनेंशियल पीरियड स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री रहती है, उसके बाद जब एंड होता है पूरा ईयर, अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है, जो एंडिंग में क्लोजिंग में हमारे पास रह जाता है स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है, वो क्लोजिंग स्टॉक रहता है। और क्लोजिंग स्टॉक को जब हम नेक्स्ट ईयर में रियलाइज़ करते हैं, नेक्स्ट ईयर में राइट ऑफ करते हैं, सेल करते हैं उसको, तो वो हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे करते हैं। उसके लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, उसको रिकॉर्ड भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे ही किया जाता है। हो सकता है जो हमने 100 यूनिट्स खरीदे थे उसमें से 80 बिक गए, 20 नहीं बिके, तो जो 100 यूनिट्स की वैल्यू थी वो थी 1000 रुपये, और जो 80 यूनिट्स की वैल्यू उस हिसाब से बनती थी 800 रुपये, और 20 यूनिट की बनती थी 200 रुपये, लेकिन हम उसे 200 रुपये यूनिट में नहीं लिखेंगे जो उसकी मार्केट वैल्यू थी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी लिखेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या रहती है, वो वैल्यू जिस पे एक्चुअली हम उसको सेल कर पाएंगे। अब हम तो वो कैलकुलेट कैसे की जाती है, जो मार्केट वैल्यू रहती है, जैसे 20 यूनिट थी तो उसकी मार्केट वैल्यू थी 200 रुपये थी, और उसकी जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, कॉस्ट की प्रोडक्शन में जो खर्चा आया होगा, अब ये खर्चा ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला नहीं रहेगा, कॉक्स वाला, ये कॉस्ट वाला रहेगा सिर्फ। ये सिर्फ जो कॉस्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इन्वॉल्व रहती है, सेल प्रमोशन, आपकी एडवर्टीजमेंट, ए टू जेड जितने भी आपके एक्सपेंसेस लगे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, वो सब इन्वॉल्व रहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। मार्केट वैल्यू 200 है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग गया आपका इसमें 150 रुपये सब। उसके बाद अदर सेलिंग कुछ एक्सपेंसेस हो गए, उसको ऐड कर देते हैं, मान लो 10 रुपये कुछ और लग गया, और आपके पास सारा निकाल के बनता है 40 रुपये। तो ये आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी, जिस वैल्यू पे आप स्टॉक को रियलाइज़ करेंगे या सेल करेंगे, ये आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी। इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने का मेन मोटिव क्या रहता है, किसी भी स्टॉक के लिए, या जो एसेट का पार्ट है या दूसरे कोई एसेट्स हैं, ताकि जब हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स को उसकी वैल्यू में, तो हमें ओवर एस्टिमेट ना करना पड़े, प्रॉफिट को ओवर स्टेट ना करना पड़े, किसी भी फिगर को, किसी भी एसेट की फिगर को, और उसके एग्जैक्ट जो है हमें वैल्यू पता लग जाए, इसलिए हम ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड को अडॉप्ट करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।